नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम कक्षा 8 की इतिहास पुस्तक जो है हमारी, उसके चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। अब तक हम 3 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। आज जो हमारा अध्याय है वो नंबर 4, और देखिए शीर्षक क्या है, आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। यानी इस अध्याय में एक तरह से हम आदिवासी जो लोग होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और दीकू एक शब्द जो है ये आपके लिए नया लग रहा होगा। दीकू का यानी बाहरी व्यक्ति की तरह से, है ना, बाहरी जो लोग होते हैं उनके लिए। और एक स्वर्ण युग की कल्पना, एक अच्छे युग की कल्पना यहाँ पर हम किस प्रकार कर सकते हैं, है ना, उसके बारे में हम यहाँ पर आज अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि आदिवासियों के मसीहा जो कहा जाते थे, है ना, जिनको कहा जाता था बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, उनको आदिवासियों का उद्धारक, आदिवासियों का प्रणेता, है ना, कई नामों से उनको पुकारा जाता है। उनके बारे में आज हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखिए 1895 ईस्वी में बिरसा नामक एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। यानी ये बात कब की है, 1895, है ना, 19वीं सदी में। बिरसा नाम क्या था, बिरसा, है ना, बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों में, यानी राज्य कौन सा है, झारखंड, और वहाँ पर एक क्षेत्र है जो उसको कहते हैं छोटा नागपुर, है ना, आपने सुना भी होगा छोटा नागपुर का पठार। ये कहाँ पर है, झारखंड में। ठीक है, रांची के आसपास का जो क्षेत्र है, खूंटी जिला है जो है वहाँ पर, और ये छोटा नागपुर है, ये क्षेत्र वहाँ पर विस्तृत फैला हुआ है। ठीक है, वहाँ के जंगलों में, गांव में घूमता देखा गया। वो कौन था, एक तरह से बिरसा, जिसका नाम क्या था, बिरसा। ठीक है, लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं। यानी इसके बारे में ऐसी कुछ अवधारणाएं लोगों के पास थी, ऐसी सोच थी। वो कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं। किसके पास, बिरसा के पास। ठीक है, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता है और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता है। यानी ऐसी चमत्कारी अद्भुत शक्तियाँ उसके पास थी। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकों यानी बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए भेजा है। बिरसा मुंडा जो था, इन्होंने स्वयं भी ये घोषणा की, है ना, क्या की कि जो ईश्वर है, भगवान है, उसने मुझे लोगों की रक्षा करने के लिए और बाहरी लोगों से जो उनकी गुलामी की जो जंजीरें पड़ी हुई हैं उनसे आज़ाद करने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। ठीक है, कुछ समय के भीतर हजारों लोग, यानी कुछ ही समय में जो हजारों की संख्या में जो लोग थे बिरसा के पीछे चलने लगे। यानी एक तरह से उनका अनुगमन करने लगे, उनकी शिक्षाओं को मानने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। यानी बहुत से लोग बिरसा को क्या मानते थे, भगवान। ठीक है, उसे भगवान मानते, उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। और उनको ये विश्वास हो गया कि यह जो व्यक्ति है ये हमारी समस्याएं दूर करने के लिए, है ना, और एक अवतार के रूप में यहाँ पर आया है। ठीक है, बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। ये एक तरह से जाति है ना, कास्ट जिसको बोलते हैं, मुंडा, ये आदिवासी जाति होती है, में परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है। यानी जो मुंडा जनजातीय समूह यानी जाति समूह है ना, जो छोटा नागपुर में रहता है, यानी इस क्षेत्र में यह निवास करता है। ठीक है, बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल थे। यानी इनके साथ साथ यहाँ पर कौन कौन से आदिवासी लोग रहते थे, संथाल और उरांव। ठीक है, ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण समस्याएं जो पैदा हो रही थी उनसे बेचैन थे। ठीक है, उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी और आजीविका खतरे में थी। यानी एक तरह से उनकी जो रोजी रोटी थी वो खतरे में दिखाई दे रही थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था।
यानी अंग्रेज़ों के आगमन से एक तरह से यहाँ पर उनको बहुत सी समस्याएं थी वो आने लगी, उनकी रोजी रोटी खतरे में आ गई और जो उनका धर्म था वो भी एक तरह से नष्ट होता दिखाई दे रहा था। ठीक है, बिरसा किन समस्याओं का हल करना चाहते थे, यानी ऐसी कौन सी समस्याएं थी जिनका हल बिरसा चाहते थे। जिन्हें दीकू कहा जा रहा था, यानी जो लोग बाहरी जो लोग थे एक तरह से जिन्हें दीकू कहा जा रहा था वे बाहरी लोग कौन थे। यानी यहाँ पर ये दीकू जो शब्द आया है बाहरी लोगों के लिए, ये कौन थे, है ना, किन के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखते हैं, उन्होंने, वो बाहरी लोग कौन थे, उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया। जो बाहरी जो लोग थे वो यहाँ पर किस प्रकार आए और यहाँ के जो लोग थे स्थानीय लोग उन्होंने उनको गुलाम किस प्रकार बना लिया, है ना। अंग्रेज़ों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था, यानी कैसा बर्ताव उनके साथ किया जा रहा था, आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। ठीक है, पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। यानी आदिवासी जो समाज थे उनके रीति रिवाजों में और ब्राह्मण समाज जो था उनके रीति रिवाजों में बहुत अधिक फर्क था, अंतर हमको दिखाई देता था। ठीक है, इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। ठीक है, एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका मतलब भी यह नहीं कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। यानी वहाँ पर एक तरह से धार्मिक फर्क भी था, आर्थिक भी था और सामाजिक फर्क भी हमको दिखाई देता था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, जनजातीय समूह किस तरह जीते थे, यानी जो जनजातियों का यहाँ पर एक तरह से चर्चा की गई है जिनकी, वो देखना वो जीते कैसे थे, यानी उनकी जीवन पद्धति कैसे थी। ठीक है, 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे, यानी वो बहुत सारी गतिविधियों में सक्रिय थे, भाग लेते थे। ठीक है, कुछ झूम खेती करते थे, यानी कुछ आदिवासियों के द्वारा झूमिंग खेती की जाती थी, जिसको झूम खेती भी कहते हैं एक तरह से। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है, यानी एक स्थान से, जिसको स्थानांतरित खेती भी हम कह सकते हैं, एक स्थान से खेती की फिर उसको छोड़ करके अन्यत्र स्थान पर चले गए फिर वहाँ पर खेती की, इसको झूम खेती, है ना, या स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरह की खेती अधिकांश जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी, यानी जंगलों में छोटे छोटे भूखंड होते, पृथ्वी के जो टुकड़े होते थे, है ना, ज़मीन के, वहाँ पर जंगलों को काट करके साफ करके जला करके, है ना, और वहाँ पर खेती की जाती थी। जब कुछ वर्षों के बाद जब वो पृथ्वी जो ज़मीन थी अनुपजाऊ होती जाती थी तो अन्यत्र जगह पर जा कर के वहाँ पर फिर यही प्रक्रिया अपना करके खेती की जाती थी। ठीक है, ये लोग ज़मीन पर धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काट देते थे और ज़मीन पर उगी घास फूस जला कर साफ कर देते थे। इसके बाद वो घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी और एक तरह से खाद का काम करती है ना, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदाल से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे, एक तरह से खुदाई ज़मीन की वो करते थे। ठीक है, वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ वे उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक परती पड़ी रहती थी, यानी ये एक स्थान पर बस करके खेती नहीं करते थे, है ना। इस खेती में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार खेती की जाती थी। ठीक है, यानी यहाँ पर एक शब्द है परती पड़ी रहती थी। यह परती देखिए क्या होती है, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जो ज़मीन होती है ना, ताकि वो ज़मीन दोबारा से उपजाऊ हो जाए। देखिए साल यानी एक पेड़ का एक प्रजाति है और महुआ देखिए एक फूल, है ना, ये भी एक तरह का पौधा है जिसमें फूल आता है ना, जिसे खाया भी जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो महुआ का जो वृक्ष है, पेड़ है, ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा में बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, देखिए घुमंतू किसान मुख्य रूप से
पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। यानी इनका जो निवासी स्थान जो था ज़्यादातर घुमंतु किसानों का, ये कहाँ पर था? पूर्वोत्तर यानी पूर्व और उत्तर के राज्यों में, और कुछ मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। ठीक है, इन आदिवासी समुदायों की ज़िंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों को इस्तेमाल पर आधारित थी। यानी ये जंगलों में रहते थे और वहीं पर अपनी खेती करते थे। ठीक है, वे केवल इसी तरीके से घुमंतु खेती कर सकते थे। यानी एक स्थान पर बस कर के खेती नहीं कर सकते। घुमंतु यानी घूम घूम करके जगह जगह जा कर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा कर के खेती करते थे। ठीक है, देखिए कुछ शिकारी और संग्राहक थे। यानी ये तो किसानों की बात हो गई, खेती करने वालों की, और कुछ जो आदिवासी जो समूह होते थे वो शिकारी भी थे और संग्राहक भी थे। ठीक है, बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। यानी या तो वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, है ना, और या वन्य उत्पादों यानी वन की जंगलों से जो उत्पाद हम उनको प्राप्त होते थे उनको इकट्ठा करके, है ना, एक तरह से, और अपनी आजीविका अपना जीवन चलाते थे। ठीक है, वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उनकी ये सोच थी, विचारधारा थी कि अगर हमको जीवित रहना है तो जंगलों का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। यानी एक समुदाय का यहाँ पर नाम आया है खोंड, और ये कहाँ पर रहता था? अधिकतर उड़ीसा के जंगलों में ये समुदाय रहता था, है ना। इस तरह का समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे। यानी एक तरह से समूह बना करके पूरे झुंड के रूप में शिकार करने ही लोग जाते थे। ठीक है, और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। यानी शिकार में जो उनको कुछ प्राप्त होता था उसको आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। यानी फल खाते थे और क्या कहते हैं? जड़ें। ठीक है, खाना पकाने के लिए वे साल, एक जो पेड़ होता है, मैंने आपको बताया है, और महुआ के बीजों का इस्तेमाल करते थे, है ना। महुआ में तेल की मात्रा भी होती है, इनका वो इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेचते थे। यानी जो उत्पाद वो वनों से, जंगलों से एकत्रित करते थे, उन उत्पादों को एक तरह से वो कहाँ पर बेचते थे? जंगलों में ले जा करके, जंगलों से कहाँ पर थे? स्थानीय बाज़ारों में। ठीक है, जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पुलास के फूलों की ज़रूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही करते थे। यानी जब व्यापारियों को एक तरह से आवश्यकता होती थी तो वो किससे संपर्क करते थे? खोंड समुदाय के लोगों से। ठीक है, इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? यानी अब ये प्रश्न हमारे सामने आता है कि उनको चावल और जो अनाज जो होता है ना खाने के लिए, वो कहाँ से मिलता था, है ना। कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। यानी ये व्यापारियों को वन के जो उत्पाद उनको बेचते थे और वहाँ से अनाज प्राप्त कर लेते थे, है ना। वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले जरूर की चीज़ें ले लेते थे, है ना। कई बार उन्हें जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। यानी कई बार जो उनकी आमदनी जो होती थी उससे भी वो अनाज खरीदते थे। ठीक है, उनमें से कई लोग आसपास के गाँव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। यानी ये उनके कार्य यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, कई आदिवासी खेत मजदूर थे, यानी खेती का काम भी वो करते थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे, यानी वनों में जब एक तरह से उनको वस्तुएं नहीं मिल पाती थी तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था, है ना। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। यानी ये जो समुदाय था ये और व्यक्तियों के लिए काम करने से एक तरह से हिचकिचाते थे, कतराते थे, बचते थे उनसे, है ना। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की ही उपज पर जिंदा रह सकती थी। यानी उनका ये सोच थी कि हम केवल जंगल की संतान हैं और जंगल से जो हमको प्राप्त होगा हम उस पर ही निर्भर रहेंगे। ठीक है, मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। यानी वे ऐसा सोचते थे कि अगर हम कहीं जाकर के एक तरह से मेहनत मजदूरी दूसरे की करेंगे तो वो हमारे लिए अपमान की बात होती है। ठीक है, देखिए
जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। यानी जो वस्तुएं उनके आसपास एक तरह से पैदा नहीं होती थी उन वस्तुओं के लिए वो क्या करते, खरीद फरोख्त, यानी खरीदना और बेचना भी उनको पड़ता था। ठीक है, इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित रहते थे। यानी जो व्यापारी वर्ग जो होता था उस पर भी ये इनको निर्भर रहना पड़ता था। ठीक है, व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। यानी एक तरह से आदिवासियों का हर प्रकार से शोषण किया जा रहा था। ठीक है, इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे। आदिवासियों की ऐसी सोच हो गई, ऐसा उन्होंने मान लिया कि जो महाजन हैं और जो व्यापारी हैं ये बाहरी शैतान हैं, है ना, और ये हमारी सारी परेशानियों की मुसीबतों की जड़ हैं। ठीक है, तो ये हो गए शिकारी और संग्रह की बात। अब देखिए कुछ जानवर पालते थे, कुछ जो आदिवासी जो वर्ग थे, है ना, क्या करते, जानवर पालते थे, है ना। बहुत सारे आदिवासी जो समूह होते थे जानवर पाल करके अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे, यानी चरवाहे थे जो उनको जो पशु जो चराते हैं उनको क्या कहा जाता है, चरवाहा। ठीक है, जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। यानी मौसम के हिसाब से जहाँ उनको ऐसा महसूस होता था कि वहाँ पर हमारे पशुओं के लिए एक तरह से घास उपलब्ध हो जाएगी, चारा उपलब्ध हो जाएगा, उसी आधार पर ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं को ले जाते रहते थे। ठीक है, जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लवाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। ठीक है, कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पुस्तक में आप उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यानी अगले वर्ष यानी एक तरह से कक्षा 9 में हम ये जो आदिवासी समूह जो बताए गए हैं इनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमने एक तरह से आदिवासी जो समूह थे उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करी, है ना। आगे देखते हैं, शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। यानी समय के अनुसार शिकार का वक्त निश्चित होता था और खेती का वक्त निश्चित होता था। ठीक है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।